4 साल की एक बच्ची जिसने अपना बचपन कभी देखा ही नहीं, 13 साल की वो लड़की जिसने अपना माँ खो दिया, 19 साल की मीना जो कार एक्सीडेंट में मरते मरते बची, उसे प्यार हुआ, प्यार शादी में बदला और शादी शायद उसके बर्बादी का कारण बना। और 31 साल के उम्र में जब उन्होंने अपना पति का घर छोड़ा, तब उन्हें वो महसूस हुआ पहली बार जो शायद इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। आजादी, आजादी हर दायरे से, हर उस रिश्ते से जो उसे सिर्फ नियम और कानून सिखाते रहे। लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी, क्योंकि खोई हुई इज्जत शायद एक बार को वापस भी आ जाए, लेकिन बीते हुए वक्त कभी वापस नहीं लौटता। ना वो बचपन लौटती है, ना ही वो जवानी, कुछ वापस नहीं आता। और मीना जी ने अपने जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा एक ही फिल्म में कैद किया। वो फिल्म थी पाकीज़ा। इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। साल था 1951। कमाल साहब ने मीना जी को कास्ट किया अपना अपकमिंग फिल्म अनारकली के लिए। इत्तेफाकन अनारकली कमाल साहब नहीं बना पाए, मगर अनारकली हमें देखने को मिला मुगले आजम में। और शायद ये बात तो आप जानते ही होंगे कि मुगले आजम की अनारकली एक्चुअली कमाल साहब की अनारकली थी, क्योंकि के आसिफ साहब के राइटर के लिस्ट में कमाल साहब का भी नाम है। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। तो खैर, अपनी अनारकली तो उन्होंने के आसिफ साहब को सौंप दिया, लेकिन मीना जी से शादी करके उन्होंने अपनी अनारकली बना लिया। और फिर शादी के 4 साल बाद कमाल साहब ने एक नई प्रोजेक्ट शुरू किया। आलीशान सेट, जबरदस्त स्टोरी, उर्दू पोएट्री में डूबी हुई डायलॉग्स, और उस फिल्म का नाम रखा उन्होंने पाकीज़ा। 16 जुलाई 1956 फिल्म की मुहूर्त हुई। और पाकीज़ा कोई आम फिल्म नहीं थी, ये फिल्म एक तोहफा थी कमाल साहब के तरफ से मीना जी के लिए। लेकिन इस फिल्म की बनने की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं। इस फिल्म की शूटिंग 16 साल तक चला, 1956 से 1972 तक, और इस दौरान कई रुकावटें आए। वही थम के रह गई है मेरी रात ढलते ढलते। कमाल साहब ने 1956 में इस फिल्म को ब्लैक एंड व्हाइट में शुरू किया था। फिर 1961 में डिसाइड हुआ कि इस फिल्म को कलर में बनाया जाएगा, और इस बदलाव के कारण फिल्म को रीशूट करना पड़ा। 1967 में फिल्म के सिनेमेटोग्राफर जोसेफ साहब गुजर गए। 1968 में फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम मोहम्मद साहब गुजर गए। इस दौरान फिल्म फिर से बंद हुई। 1969 में फिर से बदलाव हुए। तब तक सिनेमास्कोप आ चुका था, तो उन्होंने सोचा कि इस फिल्म को सिनेमास्कोप में बनाया जाए। और सबसे बड़ी जो रुकावट थी 1964 में कमाल अमरोही साहब और मीना कुमारी जी का सेपरेशन। इस सेपरेशन के बाद तो ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाएगी। जो फिल्म कभी एक तोहफा था, अब कहीं ना कहीं तबाही लगने लगा था। मगर सेपरेशन के बाद मीना कुमारी जी के साथ क्या हुआ, इंडस्ट्री ने उनको किस तरह से ट्रीट किया? उसकी जमीन न जाने कैसी थी, ये जहाँ जहाँ मैं पाँव रखती थी वो वहीं वहीं से धंस जाती थी। 1962 में तीनों नॉमिनेशन अपने नाम करने वाली मीना कुमारी जी को जो सम्मान इंडस्ट्री ने दिया था, सेपरेशन के बाद उसका उल्टा हुआ। प्रोड्यूसर्स के फोन आने कम हो गए, रोल्स कम मिलने लगे, और मैगजीन कवर्स पर एक ही सेंटेंस छप रहा था, मीना कुमारी एक लूज वुमन। और ये टैग उनके कैरियर के लिए खतरा बन चुका था। मगर ये टैग उन्हें मिला कैसे? इसका कारण है कुछ नाम जो उनके साथ जुड़े। 60s के शुरुआत में पंजाब से आए हुए एक लंबा चौड़ा डैशिंग हीरो स्ट्रगल कर रहे थे। उनका नाम था धर्मेंद्र सिंह देओल। 1965 में मीना कुमारी जी और धर्मेंद्र साहब पहली बार एक साथ काम किए फिल्म काजल और पूर्णिमा में। और 1966 में रिलीज हुई वो फिल्म जिसने धर्मेंद्र साहब की किस्मत बदल दी, फूल और पत्थर। ये फिल्म 1966 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बनी, गोल्डन जुबली हिट, और धर्मेंद्र साहब रातों रात सुपरस्टार बन गए। और ये कहना गलत नहीं होगा कि धर्मेंद्र साहब के शुरुआती स्टारडम के पीछे मीना कुमारी जी का हाथ था। और ये बातें उन दिनों सुर्खियों में थी कि इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है। और र्यूमर से परे अगर रियलिटी में जाएं तो नरगिस दत्त जी ने सबसे बड़ा खुलासा किया इस रिश्ते के बारे में। 1972 में नरगिस दत्त जी ने जो लेटर पब्लिक किया था, उसमें इस बात का भी जिक्र था, अगर मीना ने कभी किसी से पैशनेटली प्यार किया है तो वो धर्मेंद्र हैं। अगर मीना किसी के प्यार में पागल हुई
तो वो धर्मेंद्र है। और विनोद मेहता साहब भी अपने किताब में लिखते हैं, इंडस्ट्री में जो चर्चे थे उसके मुताबिक धर्मेंद्र साहब 3 साल तक मीना कुमारी जी के साथ इंटीमेट थे, मगर हकीकत ये है कि ये इंटीमेसी 6 महीने से ज्यादा नहीं चली। आखिर ये रिश्ता खत्म क्यों हुआ? नरगिस दत्त जी उस लेटर में लिखते हैं, ये मीना की जिंदगी की सबसे खूबसूरत फेज था, लेकिन ये खुशी टिकी नहीं। एक गलतफहमी से रिश्ता टूट गया। धर्मेंद्र मीना की जिंदगी से चले गए और मीना फिर से टूट के बिखर गई। पति का घर छूट गया, इंडस्ट्री ने काम कम कर दिए और एक सहारा जिसमें वो अपने आप को ढूंढ रही थी, उनसे भी ब्रेकअप हो गया। और इन सब ट्रेजेडी के बीच मीना कुमारी जी के आंखों से नींद तक उड़ गई। 1964 में कमाल साहब से सेपरेशन के बाद ही डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया था कि उन्हें क्रॉनिक इंसोमेनिया है, यानी उन्हें नींद नहीं आती। मीना जी अपने बहन मधु जी के घर अकेली खिड़की पर बैठ के रात गुजारती थी। इसके लिए डॉक्टर्स ने उन्हें एक आसान सॉल्यूशन दिया। डॉक्टर्स ने बताया कि स्लीपिंग पिल्स की जगह रोज रात को आप 1 पैक ब्रांडी ले सकती हैं, जिससे आपको अच्छी नींद आ जाएगी। लेकिन जब दिल टूट चुका हो तो एक पैक नहीं रहता। 1 पैक 2 पैक बन गया, 2 पैक पूरी बोतल बन गई और पूरी बोतल हर रात। गुजरते हुए दिन के साथ ये शराब बढ़ती चली गई और अकेलापन और ज्यादा गहराता चला गया। और 1968 में डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि उनका लिवर डैमेज हो चुका है। बॉडी शराब के वजह से अंदर से खत्म हो रही थी और उस वक्त मीना जी सिर्फ 35 साल की थी। जिस्म तन्हा है और जान तन्हा। और 1968 में ही मीना जी को लंदन भेजा गया ट्रीटमेंट के लिए। लाखों रुपए खर्च हुए। लंदन के टॉप लिवर स्पेशलिस्ट ने एग्जामिन किया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वो लंदन से स्विट्जरलैंड गई और वहां के डॉक्टर्स ने और भी डरा देने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि सर्जरी मुमकिन नहीं है क्योंकि आपकी बॉडी इतनी वीक हो चुकी है कि एनेस्थीसिया तक नहीं झेल सकती। और मीना जी के पास कोई इलाज नहीं, कोई सहारा नहीं, सिर्फ कुछ दिन, वो भी गिनती। वापस इंडिया आने के बाद उनके साथ एक ऐसी चीज हुई जिसके लिए आयरनी शब्द भी शायद कम पड़े। 1969 की वो सुबह किसी आम दिन की तरह ही थी और मीना कुमारी जी के दरवाजे पर दस्तक हुई। मीना कुमारी जी ने दरवाजा खोला। सामने 2 मेहमान खड़े थे, नरगिस दत्त और सुनील दत्त। दोनों घर के अंदर आए। मीना जी ने हालचाल पूछा, चाय पिलाया और फिर असली बात शुरू हुई। सुनील दत्त साहब ने कहा, मीना, पाकीज़ा खत्म करो। ये सिर्फ कमाल साहब का ख्वाब नहीं, तुम्हारा भी है। साहिब जान का रोल तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? और तुम दोनों के बीच जो हुआ वो आपस की बात है, लेकिन पाकीज़ा वो तो हिंदुस्तान की शान है। और ये बात मीना जी के दिल को छू गई और मीना जी ने हाँ कर दिया अपने उस शौहर के लिए जिसके घर से वो निकल आई थी। मीना जी अपनी मरती हुई शरीर के सामने दिल पर जीत हासिल किया और 16 मार्च 1969 पाकीज़ा की रीशूटिंग ऑफिशियली शुरू हुई। फिर मेरी आवारा लाश अपने इस गुलाबी मकबरे में दफन हो जाने के लिए लौट आई। विनोद साहब अपनी किताब में ये भी लिखते हैं कि शूटिंग के दौरान कमाल साहब और मीना जी एक दूसरे से बात भी नहीं करते, सिर्फ सेट के नोट सर्कुलेट होते थे। सेट पर रोज का मंजर ये था कि मीना जी स्टूडियो पहुंचती, अपनी कॉस्ट्यूम पहनती, घुंघरू बांधती, कैमरा, लाइट, सब कुछ रेडी होता, मगर मीना जी की बॉडी अंदर से अब इतनी वीक हो चुकी थी कि वो खुद से खड़ी भी नहीं हो सकती थी। क्रू ने एक वुडन पिलर सेट पर लगा रखा था जिसके सहारे मीना जी खड़ी होती थी और इसके साथ ही फिल्म के सेट पर डॉक्टर्स और नर्स भी मौजूद होते। हर टेक से पहले उन्हें इंजेक्शन दिया जाता था और जैसे ही डायरेक्टर कमाल अमरोही साहब एक्शन बोलते और एक चमत्कार होता था। मीना जी की आंखें चमक उठती थी, साहिब जान की खोई हुई मुस्कान लौट आती थी और बॉडी का दर्द शायद कहीं खो जाता था। और जैसे ही कट होता था मीना जी वापस बेजान हो जाती। ये पहचान है उस कलाकार की जिसने अपनी मौत को मात दे करके अपनी कला पे जीत हासिल की। मगर इस फिल्म के कुछ डांस सीन्स है जो मीना जी के लिए बहुत तकलीफदेह था और इन डांस के लॉन्ग शॉट्स को पद्मा खन्ना जी ने पूरा किया क्योंकि मीना जी का बॉडी इतनी मूव्स नहीं सह सकती थी। डॉक्टर्स रोज वार्निंग देते थे मगर मीना जी एक ही जवाब देती थी, पहले पाकीज़ा खत्म हो जाए, फिर मौत तो आना ही है।
वो तो आएगा ही। और इसीलिए पाकीज़ा सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक औरत के खुद के पति का ख्वाब को अपनी जान की कीमत पर पूरी करने का कहानी है, जैसे अपने ही कब्र के साथ रिश्ता निभाना। और फिर आया 4 फरवरी 1972 का वो दिन। मुंबई, जो कि उस समय बॉम्बे था, बॉम्बे के मराठा मंदिर में पाकीज़ा का ग्रैंड प्रीमियर रखा गया। सुंदर से सजे हुए पालकी में फिल्म के रील्स थिएटर तक लाए गए, ठीक किसी दुल्हन की तरह। बॉम्बे के सारे बड़े हस्ती इनवाइटेड थे, लता मंगेशकर जी, सुनील दत्त साहब, राज कपूर साहब, नरगिस जी, महमूद साहब। और उन्हीं के बीच अपनी वॉकिंग स्टिक के सहारे कांपती हुई अपने सिस्टर मधु के हाथ थामे मीना कुमारी आई, अपनी साहेब जान को अपनी आंखों से देखने। लेकिन पाकीज़ा का ओपनिंग वीक एवरेज रहा। क्रिटिक्स का कहना था फिल्म आउटडेटेड है और टिकट्स उतना नहीं बिक पाए जितना कि एक्सपेक्टेड था। और फिर आया 28 मार्च 1972 का वो दिन। पाकीज़ा को रिलीज हुए महज 8 हफ्ते ही गुजरे थे, मीना कुमारी जी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। हॉस्पिटल था सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम, बॉम्बे। डॉक्टर्स ने डायग्नोसिस किए, वही लीवर का प्रॉब्लम, उन्हें जॉन्डिस भी था और यूरिन में खून आ रहा था। हॉस्पिटल में उनसे मिलने उनकी बहनें आती थी, खुर्शीद जी, मधु जी, महमूद साहब। कहा तो ये भी जाता है कि धर्मेंद्र साहब भी आते थे, लेकिन छुपके छुपा के। और फिर 30 मार्च के दोपहर मीना कुमारी जी कोमा में चली गई। और 31 मार्च 1972 वक्त था 3:25 दोपहर के। मीना कुमारी जी ने अपनी आखिरी सांसें ली। अपने भोलेपन की इतनी कड़ी सजा किस तरह काटी होगी तूने, किस तरह मौत के सुनसान वीराने को सहा होगा। कितना रोई होगी तू, कितना रोई होगी। वो महज 38 साल की थी, 90 से ज्यादा फिल्में, 4 फिल्म फेयर ट्रॉफी, पाकीज़ा की साहेब जान और इंडिया की ट्रेजेडी क्वीन ने अपनी अंतिम ट्रेजेडी को भी एक्सेप्ट किया। विनोद मेहता साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके जाने के बाद उस हॉस्पिटल का लगभग 3500 रुपया बकाया रह गया। और ये बात है 1972 की, मतलब उस समय 3500 रुपये लाख रुपए के बराबर था। रहमताबाद कब्रिस्तान में उनके जनाजे की आखिरी रस्म अदा की गई। इंडस्ट्री के लगभग सभी लोग मौजूद थे, लता मंगेशकर जी, सुनील दत्त साहब, नरगिस दत्त जी और कमाल अमरोही साहब भी। और ठीक 21 साल बाद 11 फरवरी 1993 कमाल अमरोही साहब भी इस दुनिया से रुखसत हुए। और कमाल साहब के जाने के बाद ही सामने आया एक वसीयत। उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी कि मुझे भी मीना के साथ दफन करना। और वैसा ही हुआ। शादी में जो एक साथ नहीं रह सके, मौत के बाद हमेशा के लिए साथ हैं। मेरी तुम्हारी प्रेम कहानी। और मीना जी की कब्र पे जो लिखा गया वो खुद मीना जी के शब्द थे, उनकी डायरी में मिली थी। टूटी हुई वायलिन, टूटी हुई गजल, टूटा हुआ दिल, लेकिन कोई पछतावा नहीं। और मीना जी के गुजरने के 2 हफ्ते बाद जो हुआ वो भी एक इतिहास है। फिल्म पाकीज़ा जो रिलीज के बाद एवरेज था, एक कल्ट बन गया। उस वक्त लोग कहने लगे ये फिल्म ट्रेजेडी क्वीन की आखिरी फिल्म है, देखना जरूरी है। और ये फिल्म सिल्वर जुबली बनी। कुछ थिएटर्स में तो 50 सप्ताह तक ये फिल्म लगी रही। और आज 50 साल बाद भी ये फिल्म कल्ट क्लासिक है। मगर इस फिल्म की सारी रॉयल्टी, सारी प्रॉफिट किसे गया? कमाल अमरोही साहब को, क्योंकि कानूनी तौर पे वो मीना कुमारी जी के पति थे और इस फिल्म के निर्माता भी। जरा सोचिए, इस फिल्म को पूरा करने के लिए मीना जी ने अपनी आखिरी सांस तक दांव पे लगाया। और इसीलिए पाकीज़ा सिर्फ एक फिल्म नहीं है, एक एहसास है। और कुछ हफ्तों बाद नरगिस दत्त जी ने वो लेटर पब्लिक किया। उर्दू मैगजीन समा में ये लेटर छपा, मौत मुबारक हो मीना। जरा सोचिए, नरगिस जी अपनी सबसे अच्छी दोस्त के गुजर जाने पे उन्हें मौत की बधाई दे रही हैं। आखिर ये कैसा रिश्ता है? लेकिन जब आप नरगिस दत्त जी की इस लेटर को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि मीना कुमारी जी कितनी तकलीफ में थी और इसी वजह से नरगिस जी ने उन्हें ऐसा कहा।
नरगिस जी लिखती है, बात है 1962 की। मद्रास में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म का नाम मैं चुप रहूंगी। इस फिल्म में हीरोइन थी मीना कुमारी जी और हीरो थे सुनील दत्त साहब। आउटडोर शूटिंग होने के कारण दत्त साहब नरगिस जी को भी साथ ले गए थे और साथ ही दोनों बच्चे भी थे, नम्रता और संजय। होटल में दत्त साहब, मीना जी और बकार अली का कमरा आसपास था। एक रात नरगिस जी और सुनील दत्त साहब डिनर के लिए बाहर गए। नरगिस जी ने अपने दोनों बच्चों को मीना जी के हवाले कर चले गए और मीना जी ने दोनों बच्चों का ख्याल रखा एक माँ की तरह। और उसी रात नरगिस जी ने मीना जी के कमरे से आती हुई कुछ आवाजें सुनी। वो आवाजें कुछ ऐसी थी जैसे एक आदमी और एक औरत के बीच झगड़े हो रहे हो। सुबह जब नरगिस जी मीना जी के कमरे में गई तो देखा कि मीना जी की आंखें सूजी हुई है। और तब नरगिस जी ने वो काम किया जो करने की हिम्मत बहुत कम लोग रखते हैं। वो सीधे बकार अली के कमरे में गई और कहा, तुम लोग मीना को मार क्यों रहे हो? उसने तुम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और कब तक तुम लोग उसे इस तरह से तड़पाते रहोगे? और बकार अली का जवाब था, जब सही वक्त आएगा हम उसे रेस्ट करवा देंगे। और सालों बाद यही तो हुआ। इसीलिए नरगिस जी लिखती हैं, मुझे खुशी है कि तुम चली गई। तुम्हें आखिरकार रेस्ट मिल ही गया, क्योंकि मीना कुमारी जी ने बचपन से लेकर के मरते दम तक सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेडी ही तो देखी है। इसीलिए तो वो ट्रेजेडी क्वीन है, रियल में भी और रील में भी। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मीना जी आज भी जिंदा है। एक इंसान है जिन्होंने उन्हें जिंदा रखा। रूह देखी है कभी, रूह को महसूस किया है। बात है 1963 की। बिमल रॉय साहब एक फिल्म बना रहे थे, बंदनी। और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान मीना जी की मुलाकात हुई संपूर्ण सिंह कालरा से, यानी गुलजार साहब से। फिर 1964 में बिमल रॉय साहब एक और फिल्म बना रहे थे। हीरोइन थी मीना कुमारी जी और लिरिसिस्ट थे गुलजार साहब, जो तब तक स्ट्रगलिंग शायर ही थे। मगर दोनों मिले तो सही। और मीना जी ने गुलजार साहब में वो चीज देखी जो तब तक दुनिया नहीं देख पा रही थी, शायरी की आग। गुलजार साहब ने मीना जी को भी शायरी की तरफ पुश किया और मीना जी ने भी शायरी लिखना शुरू किया। अपना पेन नाम रखा उन्होंने नाज, और इसी नाम से उनकी पोएट्री लिखी जाने लगी। विनोद मेहता जी क्लियरली लिखते हैं, मीना और गुलजार के बीच जो था वो आर्टिस्टिक मोमेंट था, रोमांटिक नहीं। गुलजार साहब मीना जी की नज़म सुनते, मीना जी गुलजार साहब की गजल पढ़ती, मगर गुलजार साहब मीना जी की जिंदगी में हमेशा रहे, क्योंकि ये रिलेशन इंटेलेक्चुअल कनेक्शन था, रूह से रूह का रिश्ता। और 1971 में मीना जी के गुजरने के ठीक एक साल पहले उन्होंने एक एल्बम रिलीज किया, आई राइट आई रिसाइट। इस एल्बम के लिए म्यूजिक दिए ख़याम साहब और आवाज थी मीना कुमारी जी। और चांद तन्हा है ये सिर्फ गाना नहीं है, ये एक औरत की आत्मकथा है। और मीना जी के जाने के कुछ दिन बाद गुलजार साहब ने उनकी लिखी डायरी, वो लेटर्स, वो आधे अधूरे खत, सबको एक किताब में समेटा और पब्लिक किया। किताब का नाम तन्हा चांद। और इस तरह से गुलजार साहब ने मीना जी को आज भी जिंदा रखा, लोगों तक पहुंचाया। कहीं ना कहीं गुलजार साहब सच्चे दोस्तों में से थे। ये किसका खत है जो अपने पते पर नहीं पहुंचा? अब आप इसे पहुंचाने भी जाएंगे? क्यों नहीं? आप अगर वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो फिर आपसे 3 सवाल। पहला सवाल, इस बायोपिक में क्या कियारा आडवाणी जी मीना जी का रोल प्ले कर पाएंगी? क्या साहिब बीबी और गुलाम की छोटी बहू, पाकीज़ा की साहिब जान और नाज, तीनों किरदार एक साथ निभा पाएंगी कियारा जी? जाहिर सी बात है, इस बायोपिक में कमाल अमरोही साहब, धर्मेंद्र और गुलजार साहब तीनों की जरूरत है, तो तीनों का रोल कौन प्ले कर सकते हैं? और आखिरी सवाल, आखिर मीना जी का कातिल है कौन और क्या आप इसे एक नेचुरल डेथ मानते हैं? इन तीनों सवालों पे जो भी आपका सुझाव हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। और मीना कुमारी जी की तरह ही मधुबाला जी ने भी बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में, उन पर एक डिटेल वीडियो हमने बनाया है, चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़।